नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2 अध्याय 2 भोजन के घटक। पहले हमने पढ़ा था अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। अगले अध्याय में हमने इसी के बारे में अध्ययन किया था कि हम भोजन क्यों करते हैं और उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। सभी सजीवों को, पेड़ पौधों को, मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य अपना भोजन पेड़ पौधों से जो पादप उत्पाद होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पेड़ होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, तो ये अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। इसके लिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जैसे कि हमें अपना भोजन बनाने के लिए सब्ज़ी की आवश्यकता होती है, मसालों की आवश्यकता होती है, तेल की, घी की, और उसको बनाने के लिए जैसे कि आग की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेड़ पौधे अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। अब आप यह सोच रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो पेड़ पौधे इस विधि के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ों को अपना भोजन बनाने के लिए एक तो जल की आवश्यकता होती है, एक धूप की आवश्यकता होती है और एक वातावरण के CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इन सब चीज़ों को मिला करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और इन सब चीज़ों से पेड़ अपना भोजन निर्माण करते हैं। वह पदार्थ जो हमें पोषण देते हैं पोषक तत्व कहलाते हैं। तो भोजन में निम्नलिखित पोषक तत्व पाए जाते हैं। मुख्यतः जो पोषक तत्व होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला 1 कार्बोहाइड्रेट, 2 प्रोटीन, 3 वसा, 4 खनिज लवण और जल भी इसके साथ में जोड़ा गया है। इसके अलावा भोजन में आहारी रेशे भी होते हैं, रुक्षांश भी होता है जो हमें पोषण तो नहीं देता लेकिन सिर्फ भोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। भोजन के घटक में से सबसे पहले हम बात करते हैं पहले घटक की, प्रोटीन। तो प्रोटीन हमें किन किन पदार्थों से, कि हम किन किन पदार्थों को खाएंगे तो हमें प्रोटीन प्राप्त होगा। प्रोटीन के शाकाहारी स्रोत निम्नलिखित हैं। एक है चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, राजमा, गेहूँ, मक्का इत्यादि। मुख्यतः जो दालें पाई जाती हैं, जैसे कि हम घर में जो दालें बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। यह शाकाहारी स्रोत के उदाहरण हैं। इसके बाद में मांस, मछली, अंडा, दूध, यकृत आदि ये प्रोटीन के मांसाहारी स्रोत हैं। पौधों से जो खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं, पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ में जो सोयाबीन पाई जाती है उस सोयाबीन में सबसे पहले सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे ज़्यादातर यह बोला जाता है कि आप खिचड़ी बना के खाइए, क्योंकि जो हम खिचड़ी बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मूंग दाल लेते हैं और मूंग दाल में, अब वो दाल है तो दालों में तो प्रोटीन पाया ही जाता है। तो दाल में प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से, और फ्रूट्स का बोला जाता है, तो प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से वो फटाफट असर करता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। जैसे हमें मकान बनाने के लिए या फिर कोई भी हमें जगह बनाने के लिए या रूम बनाने के लिए जैसे ईंटों की, पत्थर की आदि की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारा शरीर भी बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। और इन कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, तो इन कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कोशिका के निर्माण के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है।
हमारे जो सर के बाल होते हैं वो भी प्रोटीन से बने हुए होते हैं। एक कैरोटीन नाम के प्रोटीन से बने हुए होते हैं। कई बार आप देख सकते हैं कि कोई भी जैसे घटना घटित होती है, मान लो हम चलते चलते गिर जाते हैं या फिर कोई थोड़ी सी ऊंची जगह है उससे अगर हम गिर जाते हैं, कई बार चाकू से सब्ज़ी काटते समय हमारा हाथ कट जाता है, तो ऐसी जो शरीर में टूट फूट हो जाती है, कहीं पे भी मान लो जैसे गिरे फिसले इसकी वजह से चमड़ी निकल गई, छिल जाती है चमड़ी, तो ये जो टूट फूट होती है तो वापस उस टूट फूट की जगह को हमारी कोशिकाएं मिलकर के कवर कर लेती है, तो वहाँ कोशिकाएं उस जगह की मरम्मत करती हैं। तो टूट फूट जो होती है हमारे बॉडी में उसकी मरम्मत के लिए भी कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है और ये कोशिकाएं प्रोटीन से निर्मित होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, बढ़ते हुए बच्चे जो फटाफट बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे, उनकी हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, तो उनको भी प्रोटीन से निर्मित जो फूड होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे मूंग दाल ज़्यादा खाइए या फिर मूंग दाल से बने उत्पाद, दालों से बने उत्पाद खाइए, क्योंकि वो हमें प्रोटीन देते हैं। यहाँ ये प्रोटीन के स्रोत का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी दालों का चित्र दिया हुआ है। तो दालों में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, जैसे कि मसूर की दाल, तुअर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। अगला हमारा दूसरा बिंदु है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य स्रोत होता है। यह निम्नलिखित पदार्थों में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कि हम किन किन चीज़ों को खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जैसे चावल, गेहूँ, मक्का, साबूदाना आदि सभी अनाजों में। बेकरी उत्पाद जैसे कि दाल, टमाटर, साबूदाना, सूखे मेवे आदि में। पर कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः जो हम धान खाते हैं उसमें मिलता है। जैसे कि हम जिन चीज़ों की, अगर याद रखने का सबसे सरल तरीका कि जिन चीज़ों की हम रोटी बनी हुई खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि हम मक्के की रोटी बनी हुई खाते हैं, पंजाब साइड में मक्के की रोटी ज़्यादा खाई जाती है। जैसे कि तमिल साइड में चावल ज़्यादा खाए जाते हैं, और जहाँ सूखे इलाके होते हैं वहाँ बाजरा ज़्यादा खाया जाता है, बाजरे की बनी रोटी खाई जाती है। तो जो हम जिस पदार्थों की हम रोटी बना के खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, और हम अपने भोजन में नियमित रूप से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं। आप देखिए हमारी जो भोजन की थाली होगी उसमें रोटियां, सब्ज़ी होगी, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि भोजन हो और उसमें रोटी नहीं हो साथ में, तो कार्बोहाइड्रेट ज़रूर लिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में, जो ये हरे भरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन पेड़ पौधों में मंड और स्टार्च के रूप में संचित होता है। मान लो हम कहीं गए, हम बहुत थक गए, जैसे कि हमें मान लो बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी हो या हमने कोई ज़्यादा मेहनत का काम किया हुआ हो, तो हम कभी कभी हम जब ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं तो हम थक जाते हैं और हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आजकल मार्केट में कुछ ग्लूकोज़ के कुछ डिब्बे आते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो हम क्या करते हैं उस ग्लूकोज़ को पानी में घोल कर पीते हैं। तो ये ग्लूकोज़ हमें एकदम से फटाफट एनर्जी देता है, जो हमारे खून में मिलकर के हमें एनर्जी देता है फटाफट से। तो जो ये पेड़ पौधों में जो ये मंड और स्टार्च पाया जाता है ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज़ ही है, लेकिन ये पेड़ पौधों में मंड और स्टार्च के रूप में संचित होता है। जब हम इसका सेवन करते हैं तो हमारे अंदर के जो एंजाइम वगैरह होते हैं वो इसे ग्लूकोज़ में बदल देते हैं, और बाद में यही ग्लूकोज़ हमारे भोजन में मिल जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसके स्रोत अभी जैसे बोला, चावल, गेहूँ, मक्का, जो ज़्यादातर ये रोटी वाली चीज़ें होती हैं जिनसे रोटी बनती हैं, उनमें यह मुख्यतः पाया जाता है। अगला हमारा बिंदु है वसा। ये भी एक पोषक तत्व है। तो वसा किन किन पदार्थों में पाई जाती है, तो वसा के स्रोत देखते हैं। अंडा, जो मांस मच्छी वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे कि मछली,
ड्राई फ्रूट्स जो सूखे मेवे होते हैं, किशमिश, अखरोट, बादाम, काजू। ऑलिव ऑयल्स, इसमें एक चित्र दिया हुआ है ऑलिव ऑयल, लेकिन किसी भी प्रकार के तेलों में बहुत सारे तेल होते हैं, जैसे कि सोयाबीन का, जैसे कि मूंगफली का, तिल का, सरसों का, तो इन सभी तेलों में वसा पाई जाती है। यहाँ पे तिल दिए हुए हैं, अगर हम तिल भी खाते हैं तो उनमें भी वसा होती है, फैट होता है उसमें। यहाँ पे चीज़ दिया हुआ है, चित्र बताया हुआ है, जो पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह पे चीज़ लगाया जाता है उसमें भी वसा पाई जाती है। जो दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे कि घी में, बटर में, चीज़ में, मलाई में, इन सभी में फ़ैट पाया जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्लूकोज़ होता है वो हमें फटाफट एनर्जी देता है, लेकिन जो वसा होती है उसका विघटन धीरे धीरे होने की वजह से इससे हमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, लेकिन हमें ज़्यादा समय के बाद ऊर्जा मिलती है। इसके विघटन के लिए ज़्यादा समय लगता है। यदि हम अधिक मात्रा में वसा का सेवन करते हैं तो यह वसा हमारे शरीर के त्वचा के नीचे जमा होने लगती है और उसी के कारण हमारा शरीर मोटा होने लगता है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर वसा अधिक मात्रा में खाई जाए तो अगर मान लो अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा दिन तक भूखा रहे तो ये जो हमारी वसा जो चमड़ी के नीचे इकट्ठा होकर रखती है, यही वसा धीरे धीरे काम आती रहती है। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं कि जब पैसे इकट्ठा किए जाते हैं तो इकट्ठे होता रहे तो उसके बाद में मान लो कोई दिन अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो जो वो इकट्ठा किए हुए पैसे हैं उनका प्रयोग हम करते हैं। वैसे ही जब हमारे शरीर में वसा ज़्यादा मात्रा में होती है तो ये इकट्ठा होने लगती हैं, और जब वसा की मात्रा या जो वसा से बने उत्पाद हम कम खाते हैं, जैसे ही वसा की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगती है तो शरीर ने जिस वसा को संचित किया है उस वसा का उपयोग फिर वो धीरे धीरे करने लगता है। वसा हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग होते हैं, शरीर के जो भीतर के अंग होते हैं, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती हैं और हमारे शरीर को गर्म भी बनाए रखती हैं। इसका एक और स्रोत है जल। जल भी हमारे शरीर के इसका एक और स्रोत है विटामिन्स। विटामिन्स हमें फलों से, जो फल होते हैं उनसे प्राप्त होते हैं। धन्यवाद।